भारी गिरावट बाजारों में देखने को मिल रही है, जहां पिछले हफ्ते की 5% की कमजोरी के बाद निफ्टी 50 की बात करें तो 1% से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। जहां पे आप गिरावट देखें तो गहराती ही जा रही है, 260 अंकों की यहां पे गिरावट है। वहीं निफ्टी बैंक 1 पॉइंट पे 1000 अंकों की गिरावट दिख रही थी और अभी भी देखें तो इंडेक्स पे लगभग 2% का प्रेशर मौजूद है। इसके अलावा सिर्फ एक आईटी स्पेस है जहां से आज थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है, पर इसके अलावा पूरे ब्रॉडर मार्केट्स में जबरदस्त सेल ऑफ है। और आप ये देख भी सकते हैं जिस तरीके से एडवांसेस और डिक्लाइन के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एनएससी पे मात्र 200 स्टॉक्स हैं एनएससी में, जहां पे फिलहाल हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। इसके मुकाबले 2400 से ज्यादा काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान में ट्रेड हो रहा है, जहां पे गिरावट हावी है। ऐसे में सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन आप देख लीजिए और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है आईटी के अलावा जहां पे आज थोड़ा सा भी मोमेंटम दिखे। ऐसे में जो डिफेंसिव्स हैं, जिसमें एफएमसीजी और फार्मा काउंटर्स नाम सामने आते हैं, उनमें भी कुछ ज्यादा उत्साह नहीं रहा है। तो क्लियरली जिस तरीके का मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कोई भी राहत के संकेत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो है इंडिया विक्स, क्योंकि सुबह हमने देखा था कि लगभग सपाट शुरुआत के बाद उसमें 6 से 7% की तेजी जो है मेजॉरिटी ऑफ द डे जो है बरकरार थी। अभी अगर आप देखें तो 9% से ज़्यादा की तेजी आप इंडिया विक्स में देखेंगे। तो क्लियरली जिस तरीके का मूड और मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम सपोर्ट लेवल्स हैं ये जानना काफ़ी अहम हो जाता है। आखिरी का 1 घंटा बचा है ट्रेडिंग सत्र के लिए और इस शो में हमारे ढेर सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे उनकी रणनीति एसटीबीटी आइडियाज है या बीटीएसटी आइडियाज है, ये भी समझेंगे कुछ देर में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। पर मार्केट्स पे अगर हम देखें तो अभिषेक भी है मेरे साथ, एक बार उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभिषेक सिर्फ आईटी ही है और लार्ज कैप आईटी नेम्स जहां पे आज थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। अर्निंग सीजन जल्दी शुरू हो जाएगा, पर इसके अलावा अभिषेक रिकवरी तो आई है, पर बहुत उत्साह देने वाली, अब बहुत राहत देने वाली रिकवरी नहीं है। सृष्टि, बिल्कुल राहत देने वाली रिकवरी नहीं है और कहीं ना कहीं बाजार के लिए जो 24,500 का सपोर्ट है वो खुल गया है, क्योंकि उसके बीच में ऐसा कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है जहां पर लगे कि बाजार एक ब्रीदर लेता हुआ दिखेगा। आप देखिए निफ्टी की बात करें तो अपने 26,200 के ऊपर से अगर हम जोड़ेंगे तो करीब करीब 1500 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल आ चुका है निफ्टी में। और अगर आप रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो निफ्टी बैंक करीब करीब 4000 पॉइंट्स का क्रैक दे चुका है। एक और चिंता वाली चीज़ ये है कि जो शेयर या फिर जो सेक्टर ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा करेक्शन के बाद अब रिकवरी के लिए तैयार हैं, वहां पर फिर से प्रेशर बन रहा है। आप पीएसयूज को देखिए, वहां पर गिरावट है। सरकारी बैंकों को देखिए, वहां पर भारी बिकवाली का हम सत्र देख रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, रिलायंस देखिए, वो अपने ये 5 दिनों की बिकवाली में 5-6 दिनों की करीब 10 से 11% टूट के रिलायंस कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, वहां पर भी प्रेशर है। आज शुरुआत अच्छी की थी आईसीआईसीआई बैंक ने, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में भी करीब करीब पूरी की पूरी तेजी को हवा करके अब ये लाल निशान में शेयर जाकर कारोबार कर रहा है। अच्छा, बाजार अगर थमे भी तो क्यों? बहुत सारे उसके ट्रिगर हैं। एक तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। हम देख रहे हैं कि लेबनान में लगातार स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, गाजा में भी एस्केलेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं चिंताएं इस बात की है कि क्या ईरान को लेकर भी हम थोड़ा सा मामला गंभीर होता हुआ देखेंगे। इस बीच क्रूड का भाव है $79 के ऊपर निकल गया है। लेवल्स के हिसाब से अभी भी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर टेंशन है कि क्या ये कच्चे तेल के प्राइस में बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी रहेगा। एक तनाव ये है। दूसरा तनाव ये है कि लगातार चाइनीज मार्केट्स मजबूत हो रहे हैं। अपने अगर हम सितंबर के लो से देखेंगे तो चाइना में करीब करीब 25% के आसपास से रिकवरी आ गई है। हांगकांग की बात करें, वहां पर 35% के आसपास से रिकवरी आ गई है। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं सेंटिमेंट्स, जो कि कहा जा रहा है कि Q2 यानी कि सितंबर तिमाही के जो नतीजे आएंगे वो बाजारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे नहीं पाएंगे और वैल्यूएशन वाला कंसर्न भी बाजारों पर कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। तो 1500 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। क्या 24,500 का सपोर्ट बचेगा? अब पूरा दारोमदार इस चीज पर यह देखना होगा। 234 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी 250 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 850 अंकों के आसपास की गिरावट। बाजार को सपोर्ट देने वाले ट्रिगर्स का अभाव है, अच्छी चीजें नहीं दिख रही हैं।
देखना होगा कि आरबीआई की जो पॉलिसी आती है, हालांकि वहां पर भी स्टेटस को मेंटेन होने की ही उम्मीद है, यानी कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री किस तरह से निकल के आती है इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। और टीसीएस 10 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे वहां से भी एक ट्रेंड की शुरुआत होगी कि अच्छा वो नंबर्स किस तरह के आते हैं, तब जाकर चीजें साफ होंगी। तब तक आज 7 तारीख है, 10 अक्टूबर तक शायद हम बाजारों में ये माहौल कमजोरी का देखें। हो सकता है कि एक अटेम्प्ट हो, जो कहते हैं ना कि डेड कैट बाउंस, वो शायद हम देखें, थोड़ी थोड़ी बाइंग लोअर लेवल्स पर आए, लेकिन बाजार को सपोर्ट करने के लिए उसका भाव है। और बिना एफआईआई के पैसे के आप कैसे बाजार को चलते हुए देखेंगे, क्योंकि लगातार 5 सत्रों में करीब करीब 40 से 42 हजार करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग अकेले एफआईआई की तरफ से आ चुकी है, तो ये टेंशन है। इंडिया विक्स भी खतरे के संकेत दे रहा है, 8.5% ऊपर है, 15.5 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया है। तो आप जो कह रहे थे कि एसटीबीटी या फिर बीटीएसटी, मुझे लग रहा है कि नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एसटीबीटी वाले कॉल्स की तादाद अब बढ़ेगी, क्योंकि बाजार में माहौल तो नेगेटिव दिख रहा है। आप एनर्जी बास्केट देखिए, वहां पर आपको चौतरफा कमजोरी दिखेगी। एनटीपीसी 5% नीचे, कोल इंडिया 4% नीचे, पावर ग्रिड 4% नीचे। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो एसबीआई में 4% का भारी कट हम देख रहे थे कि 790 800 के दायरे में कहीं ना कहीं घूम रहा था एसबीआई का शेयर, लेकिन वो गिरावट अब बढ़ी है, अब कहीं जाके नीचे कारोबार कर रहा है। उसके अलावा भी तमाम जो कंज्यूमर रिलेटेड जो भी शेयर हैं वहां से भी नेगेटिव ही संकेत हैं। टाइटन के शेयर में 2% के आसपास की गिरावट है। तो जो गिरने वाले शेयर हैं 50 में से उनकी संख्या है 41। निफ्टी में सिर्फ 9 शेयर मजबूत हैं, और 9 में से सिर्फ 3 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको 1% से ज्यादा की मजबूती दिखेगी। उसमें से 2 हैं आईटी शेयर और 1 है कंजम्पशन वाला। तो यह भी इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेडर हैं या फिर जो निवेशक हैं थोड़ी थोड़ी सेफ्टी की तलाश में हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस है और कह सकते हैं कि डावाडोल हो जाएगा। सिर्फ 210 शेयर इस वक्त मजबूत हैं, और उसके मुकाबले करीब करीब 2500 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और एफएनओ की शीट भी कुछ यही कह रही है, 160 शेयर करीब कमजोर हैं और सिर्फ 17 शेयर मजबूती वाले हैं। तो बाजार में आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए? क्या यहां से भी आप शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर वो लेवल आ गए हैं जहां पर आपको थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रा बिट्स लेनी चाहिए, थोड़े कॉशन के साथ, थोड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ? ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान, हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। श्रीकांत जी, बाजार में आज सुबह जो शुरुआत हुई उससे तस्वीर बिल्कुल उलट है। सुबह ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, हम हल्के से गैप पर खुलेंगे, शायद बाजार एक ब्रीदर लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा माहौल बदल गया। और खासतौर से सेकेंड हाफ में तो कह चिंता की जो लकीरें हैं ना और गहरी हो गई हैं। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या निफ्टी यहां से और नीचे जाएगा? अगर हां तो सपोर्ट्स कहां तक लेते हुए दिखेगा निफ्टी? यस, गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मार्केट ने अपने इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ा है, दैट इज 25,000। और शुक्रवार के दिन ही अगर आप देखें तो काफी भारी भरकम बिकवाली आई और उसके बाद उसने इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ दिया। तो हमें लगता है कि अभी इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो 24,500 से लेकर 24,000 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वेरी शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ना क्लियरली इंडिकेट करता है कि वी आर हेडिंग लोअर। उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी, अच्छा उसका भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन था, उसने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया। तो एक जो मार्केट का बड़ा वेटेज था वो इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा है। मार्केट यहाँ से अगर स्टेबल नहीं होता है और अगर मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है कि यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे आएंगे, चाइना अपने स्टिमुलस को कितना दे सकता है, कितने हद तक वो जा सकता है, और साथ ही साथ जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, मुझे लगता है कि ये सभी एक सेंटीमेंट मार्केट के ऊपर बना और अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और उसके बाद मार्केट गिर रहा है। मुझे लगता है कि इस मार्केट यहाँ से और भी गिर सकता है। 24,500 या 400, सॉरी 24,500 या 400 के लेवल्स तो मिनिमम दिख सकते हैं अपने को। तो इसी वजह से हमें लगता है थोड़ा केयरफुल रहना है। यस, जैसे आपने कहा कि डेड कैट बाउंस पॉसिबल है, लेकिन वही 100-150 पॉइंट की शायद तेजी बनेगी, उसके बाद वापस हम मार्केट में कुछ करेक्शन ही देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई रिकवरी अगर आती है मार्केट में तो पोजीशंस को कम करना है। बहुत ही मैं कहूंगा कि वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यानी इंट्राडे ट्रेड्स अगर आप लेके काम करोगे तो भी चल सकता है इस मार्केट में। यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेड्स लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट लेवल 50,500 को तोड़ा है,
तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी भी एक बार अपने 49,000 49,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इस मार्केट में थोड़ा केयरफुल होकर काम करना जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट्स में केयरफुल होकर काम करना काफ़ी ज़रूरी है और कोई भी उछाल आए तो आपको वहाँ पे निकलने के मौके ढूंढने चाहिए। पोजीशनल ट्रेड ना लें, इंट्राडे रणनीतियाँ लेंगे तो फिलहाल बेहतर रहेगा आपकी रणनीति के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो बाजार में लगातार गिरावट पर गोल्डीलॉक्स के गौतम शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार के फंडामेंटल्स कमजोर हो चुके हैं, निफ्टी 24,000 तक फिसल सकता है। उन्होंने कहा कि निवेशक के लिए आईटी और मेटल सेक्टर्स में बेहतर मौके हैं। मेटल सेक्टर में यहां से अगले एक साल में 25% का भी रिटर्न मिल सकता है। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ नजरिया है। मार्केट इंटरनली काफी वीक हो चुका है क्योंकि हर बार जब करेक्शन आती है तो यही लगता है कि बाजार सपोर्ट लेवल्स बहुत जल्दी ढूंढ लेगा और वहां से वो टर्न अराउंड करके नया हाइज बना लेगा। पिछले 6 से 8 महीनों में यही हो रहा है कि बाजार बहुत जल्दी से रिबाउंड कर जाता है, तो सब कुछ बहुत जल्दी से अच्छा हो जाता है या ठीक हो जाता है, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं रहती है। बट इस बार पहली बार पिछले 7 दिनों में इंडियन मार्केट्स करेक्ट किए हैं और ग्लोबल मार्केट्स एकदम स्टेडी रहे हैं। अब इसके काफी कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि एक चाइना फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट मेरा ये मानना है कि इंटरनली अगर आप चार्ट्स को देखें, चाहे वो डेली, वीकली और मंथली हो, तो मुझे लगता नहीं है कि एक नॉर्मल सा करेक्शन है एंड देयर इज डेफिनेटली अ लॉट मोर स्कोप ऑन द डाउन साइड, क्योंकि मार्केट कोई भी सपोर्ट लेवल पे संभल नहीं पा रहा है। पहली बार हम मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहे हैं, पिछले 6 महीनों में पहली बार हम मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहे हैं, तो समझना ये जरूरी है कि सेलर्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के सिनारियो में। नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 24,800, वहां पर बुल्स एक फाइट दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर वो नंबर ब्रेक करता है तो हम 24,000 तक भी जा सकते हैं। देखिए, ओवरऑल बेसिस में तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, क्योंकि जब भी वो चलता है तो उसी पेस से वो नीचे आ जाता है। पिछले 15 दिनों में यही हुआ। फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में इतनी अच्छी तेजी आई, 54,500 के लेवल्स हमने टेस्ट किए, 55,000 का एक लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस था, सो वहां से वो करेक्ट किया। और अब जिस तरह से गिरा है और जिस तरह के लार्ज कैप स्टॉक्स में सेटअप है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस चला गया है और वहां पर वो वापस अंडर परफॉर्मेंस आ चुकी है। और वो जनरली ऐसे ही चल रहा है पिछले एक साल में, 2-3-4 हजार पॉइंट चलता है, फिर वापस वो गिर जाता है, तो एक सस्टेनेबल अपट्रेंड हम वहां नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे 49,500 तक जा सकता है। काफी वॉलेटाइल है और जो टॉप स्टॉक्स है उनके चार्ट्स वापस खराब से हो गए हैं, और अगर बैंक्स अच्छा नहीं करेंगे, अगर रिलायंस अच्छा नहीं करेगा, जो हमारा व्यू है, तो मार्केट इतना आसानी से संभल नहीं पाएगा। सो धीरे धीरे 49,500 का प्लानिंग करना चाहिए, और ऊपर की तरफ में 52,500 5300 का अब सीलिंग हो गया है, उसके ऊपर जाते नहीं लगता है। दो सेक्टर है जो हमें अच्छे लगते हैं इस लेवल्स पे, वो है मेटल्स और आईटी। वहां पर आप खरीदारी कीजिए, वहां पर आप कमिटमेंट बढ़ाइए, और दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग करना बेटर है या दूर रहना बेटर है। ठीक है, तो यही कहना था कि मेटल और आईटी ठीक लग रहे हैं, गौतम ने ये कहा, और उन्हें कहा कि 24,000 तक गिरने का खतरा है बाजार के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए जो हर्डल होगा वो होगा 52,500 का। हालांकि अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे, 54,000 के ऊपर का हमने इंडेक्स देखा, अब 50,000 के आसपास का फिर से, और 4,000 पॉइंट की एक हेवी सेल ऑफ ऊपरी स्तर से आ गई है। अब हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, और विद्या इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हैं। हम अभी अपने दोनों टेक्निकल एनालिस्ट के पास जाएंगे और उनसे समझेंगे कि उनको बाजार में इस वक्त ट्रेड के लिहाज से मौके कहां पर दिख रहे हैं, बाई साइड के या फिर सेल साइड के। लेकिन विवेक जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। विवेक जी, एक थियरी तो ये कहती है कि देखिए, सब कुछ नेगेटिव है तो बाजार से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी एक पॉजिटिव चीज अगर खोजें तो शायद बाजार में नहीं दिखेगी, इंक्लूडिंग वैल्यूएशन। दूसरी चीज ये कहती है कि पैसा तो बाजार में जब डर का माहौल हो तभी बनता है, क्योंकि अगर हम युद्ध की भी अगर बात कर लें अगर, तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 साल हो गया, निफ्टी वहां से करीब 25-26% ऊपर है। अगर हम यूक्रेन वॉर से जुड़ेंगे तो 50-52% ऊपर है। आपकी सलाह इस वक्त बहुत कीमती है, वो सलाह है ट्रेडर्स के लिए भी काम आएगी और वो निवेशकों के भी काम आएगी। करना क्या है अभी, क्योंकि हम हाई से ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी 6% के आसपास, 6-6.5% नीचे आ गया है बाजार। गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मेरी सलाह
निवेशक जो होते हैं ना, मतलब अगले अगले समझ लीजिए कि 6 महीना या 1 साल के लिए लेके रखने वाले हैं, उनको तो बहुत ही काम आ सकती है। ट्रेडर्स तो क्या है, अगर मैं भी अगर ट्रेडिंग करूँ तो मैं आई विल गो विद द फ्लो बोलते हैं ना, अगर नीचे बाजार जा रहा है तो शॉर्ट जाएंगे या फिर ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग जाएंगे। तो ट्रेडर्स तो एकदम शॉर्ट टर्म ओपिनियन रहता है, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, आज तो रहने दीजिए, लेकिन कल वापस आपको ऐसा एक छोटा मोटा डिप मिले। इनफैक्ट आज स्मॉल कैप इंडेक्स तो 3% से ज्यादा डाउन है। तो वैसा अगर डिप मिले तो इसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही लोगे। बाइंग कहाँ करनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इनफैक्ट जब मैं आपके स्टूडियोज में था बॉम्बे में, तब भी यही बोल रहा था कि वैल्यूएशन मेरे को एकदम डिस्कम्फर्ट लग रहा है, और स्मॉल कैप से तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं करके। तो जो हमारे पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी था, वहां पे स्मॉल कैप में हमने ट्रिम डाउन किया था। और लार्ज कैप आज के दिन इस गिरावट के बाद जितना भी गिरा है पिछले एक हफ्ते में, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट है। आप अगर ले लो, देखिए आज अगर भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओवर बीएससी का करीबन 4.3 के आजू बाजू होगा। आप अगर उसको डिवाइड कर लेते हो 4 क्वाड्रेंट्स में, मतलब 4 भाग में आप अगर डिवाइड करते हो, और अगर आप पहला क्वाड्रेंट लेते हो जिसमें खाली लार्ज कैप आएंगे, समझ लीजिए उसमें से 30 कंपनी में से लार्ज कैप खाली मतलब 11 कंपनीज ऐसी है जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। ओवरऑल जो बाजार लग रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसका पी आपको दिखेगा आज के दिन करीबन 18 से लेके 20। तो वैल्यूएशन वाइज डिस्कम्फर्ट लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं है। तो अगर बाजार और गिरता है तो लार्ज कैप में आपको डेफिनेटली पोजीशंस बनानी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी हेवी वेट है फाइनेंशियल फाइनेंस स्टॉक्स, पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स, जो लार्ज कैप में मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में आते हैं। वहां पे वैल्यूएशन और भी कंफर्ट है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस आज के दिन हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस वगैरह कई चीज है। अब 9 तारीख को शायद आरबीआई की मीटिंग है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वहां पे रिपो रेट में कट हो सकता है, जिससे लिक्विडिटी इन बैंक्स को ज्यादा मिले, तो बाउंस बैक उस तरफ से भी आ सकता है। तो मैं ओवरऑल लार्ज कैप पे बहुत बुलिश रहूंगा। अगर नीचे जाता है तो इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगे, और पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स भी लोगे। तो ये आपको करना चाहिए इस समय। और बाकी अगर देखते हो, मतलब 101 स्टॉक से जो डेफिनेशन है एम्फी का, 100 तक का लार्ज कैप है, 101 से लेके 250 तक का आपका मिड कैप है, और उसके ऊपर स्मॉल कैप है। तो मतलब स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाओगे तो आपको वैल्यूएशन वाइज काफी स्टॉक्स ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आज भी मिल रहे हैं। तो मैं तो बुलिश रहूंगा बाजार पे, कोई कारण नहीं है कि नीचे जाना है। और ये सेलिंग, देखिए मैं नंबर 1 इसको अभी भी मानता हूं कि ये जो एफ एंड ओ में नए रूल्स आ रहे हैं उसके कारण है। तो अनवाइंडिंग हो रहा है एफआईआईज की तरफ से, जो पी नोट के वगैरह भारत में निवेश करते हैं। ये चाइना फैक्टर मैं नहीं मानता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि ये तीसरा अटेम्प्ट है चाइना में कि ये लोग फिस्कल स्टिमुलस लेके उसको मतलब पेप अप करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को। इकोनॉमी इतनी इजीली नहीं होता है कि आपने एक स्टिमुलस दे दिया और बाजार फटाफट ऊपर चला जाए। और पिछले हफ्ते अगर जो चाइनीज कंपनीज के नंबर्स आए थे, वहां पे ऑलमोस्ट 12 से लेके 15% अर्निंग्स ग्रोथ में फॉल देखने को मिला है। तो ये नहीं है कि चाइना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाज़ार का मूड ख़राब कर रही हैं। और वो हमने देखा भी था कि बीएससी के शेयर में उसके बाद हमने अच्छी रफ्तार देखी, 42 रुपये के आसपास तक शेयर गया भी। अगर नुकसान होता है एफएनओ ट्रेडिंग में एनएससी को, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बीएससी भी बनेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो एफएनओ का सेगमेंट वहाँ पर भी है बीएससी पर, बट थोड़ा सा वहाँ पर क्वांटम कम है एनएससी के मुकाबले। एक काम करते हैं आपसे विवेक जी, वो शेयर जरा तैयार रखिए जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। एलएनटी अगर हम पिछले 5-6 दिनों में देखें 8-9% नीचे है। एचडीएफसी बैंक की बात करें करीब 10-12% ये भी नीचे है। रिलायंस का शेयर भी अपने रिसेंट हाई से करीब 10-12% नीचे है। क्या इनमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, एक्यूमुलेट करना चाहिए? आपसे थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेड के लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, जब हम बातचीत कर रहे थे सुबह, और आपने अभी सुना भी होगा कि गौतम शाह कह रहे थे कि उनको आईटी से ही लग रहे हैं और मेटल से ही लग रहे हैं। तो सर, आपकी क्या ट्रेडिंग कॉल इनमें से किसी एक सेगमेंट से है, जरा बताइए। और बाई करेंगे या फिर कोई सेल की भी रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से?
बिल्कुल। तो अभिषेक शिक- देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट ने अभी रिकवरी की है, जो आप अभी बता रहे हैं कि डेड कैट बाउंस वो आ सकता है और काफी अच्छा मैं कहूंगा कि रिकवरी बना है। बट एट द सेम टाइम यही है कि इट्स अ पुल बैक। तो पुल बैक में हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही लेने चाहिए, हमें कोई पोजिशनल ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। एक बाय और एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई सेल का ट्रेड लेना है, देखिए वजह से आईटी स्टॉक्स नो डाउट चल सकते हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स में कैसा है ना कि वो इंपॉर्टेंट लेवल से मैं कहूंगा कि जहाँ पे मैक्सिमम रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, जैसे कि इंफोसिस है, यहाँ पे बिल्कुल आप लॉन्ग का दाव ले सकते हैं। मेटल्स में मुझे लगता है कि कई सारे स्टॉक्स काफी अच्छे ट्रेंड में हैं, लेकिन करेक्शन में वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब अभी तक आए नहीं है। तो मुझे लगता है मेटल से थोड़ा दूर रहे, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यूएस ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट की दरों को बढ़ाएगा, लेकिन काफी ग्रेजुअली बढ़ाएगा। तो ये चाइना इसे कैसे लेता है, अपने स्टिमुलस को कम रखता है, ज्यादा रखता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इट इज बेटर कि हमें थोड़ा आईटी पे फोकस करना चाहिए। और आईटी में हमें लगता है कि इंफोसिस को लॉन्ग किया जा सकता है 1930-35 के रेंज में। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 2000-2010 के लेवल्स दिखा सकता है, और स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, तो 1900 का स्टॉप लॉस रखे। इस मार्केट में अगर कोई मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा लार्सन के ऊपर। उसका रीजन ये है कि काफी सारे कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनीज के स्टॉक काफी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसे मार्केट में क्या, जो लॉन्ग शॉर्ट के जो ट्रेड्स बनते हैं, उसमें जो एक्सपेंसिव स्टॉक होते हैं वहां पे काफी अच्छी सेलिंग बनती है, और साथ ही साथ ईटीएफ का भी सेलिंग चल रहा है। तो लार्सन को शॉर्ट करें 3445 में। देखिए शॉर्ट स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 3475 का स्टॉप लॉस रखे। अगर ये कटता है तो अपने को पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 3300 के। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का मैं ट्रेड दूंगा। और करंट लेवल से अगर आज की दिन में अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर ऐसी रही, अगर 24,800 850 प्लस की रही, तो हमें लगता है कि ये पुल बैक थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जो है श्रीकांत की तरफ से, पर इस बीच क्या शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है भारतीय बाजारों में, क्योंकि निचले स्तरों से निफ्टी 50 भी काफ़ी सुधरा है। करीब 150 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी जो है फिलहाल निफ्टी 50 दिखा रहा है। और निफ्टी बैंक आप देखिए, वहाँ पे भी एकाएक से ज़बरदस्त स्पाइक आया है, क्योंकि ऐसे में जहाँ पे निफ्टी बैंक में हम भारी बिकवाली होते हुए देख रहे थे, अब मात्र 100 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। और इसमें मैं कुछ बैंकिंग नेम हाईलाइट करूं तो आईसीआईसीआई बैंक टॉप लीड निकलकर सामने आ रहा है। एकाएक से स्पाइक आया और 1.5% की तेजी जो है आईसीआईसीआई बैंक में आती हुए हमें दिखी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक अच्छा टिक रहा, और पूरे फाइनेंशियल स्पेस में से बजाज फाइनेंस भी जो है धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। सुबह से हम देख रहे थे कि सिर्फ आईटी का ही दबदबा था, आईटी ही थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे, पर इस बीच एक आप देखेंगे तो एकाएक उछाल आते हुए दिखा है बैंकिंग इंडेक्स में भी, साथ ही निफ्टी 50 में भी, और इंडिया विक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है। जहां पे 9% की तेजी थी, इस स्पाइक के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होकर वो 5% की ही तेजी दिखा रहा है। तो ऐसे में देखते हैं किस तरीके का इंटरेस्टिंग मूव होता है। और सबसे अहम बात होगी कि क्या लास्ट के 1 आवर में जिस तरीके की सेलिंग आ रही है, जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आ रही है, कितनी सस्टेन होती है, वो सबसे अहम होगा फिलहाल देखना, क्योंकि दोनों ही साइड के मूव जो हैं काफ़ी शार्प आते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों में। पर चलिए एक बार फिर से लौटते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे लेते हैं उनकी कॉल्स। और श्रीकांत से तो हमने समझा कि देखिए आईटी दिग्गज इन्फोसिस पे यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके सामने लार्ज कैप स्पेस में से एलएनटी आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ये सही रणनीति है, ये श्रीकांत की तरफ से रिकमेंडेशन है। पर लक्ष्मीकांत जी, आपकी क्या राय है, कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं, और क्या आप भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे? जी, मार्केट अभी एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पर है। प्रायर जो मंथ का स्विंग लो था वो अराउंड 24,750 के आसपास था, और वहीं से हमने एक रिबाउंड देखा है। बट अभी भी अपसाइड के मेजर हर्डल्स अभी भी निफ्टी ने क्रॉस नहीं किए हैं। मुझे लगता है जब तक मार्केट 25,150 डीएमए के नीचे सस्टेन करेगा, तब तक सेल ऑन रैली का अप्रोच रखना चाहिए। बट जैसा कि एक क्रूशियल सपोर्ट से मार्केट ने रिबाउंड किया है, तो मैं भी एक लॉन्ग और एक शॉर्ट की रणनीति अपनाना चाहूंगा। तो लॉन्ग में मैं प्रेफर करूंगा एल्केम लेबोरेटरी को। कई दिनों से ये स्टॉक अपने बेस फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था, और अभी भी अपने ये प्रायर स्विंग लो के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे हमें इसको बाय करना चाहिए। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 6,030 का, और जो हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 6,350 के।
दूसरा स्टॉक मैं सेल में रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिला है करंट लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके पिछले दिनों की भी चार्ट देखें, वहाँ पर हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का जो फॉर्मेशन है वो बेरिश बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन है, और इसकी क्लोजिंग भी जहाँ तक मार्केट क्लोज होते होते 50 डीएमए के नीचे ही दिखाई दे रही है। तो करंट लेवल पे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं मुथूट फाइनेंस को, अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1960 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1750 का। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग दोनों ही रणनीति जो है हमारे एक्सपर्ट्स की सिमिलर है, पर स्टॉक्स अलग अलग हैं। एल्केम लैब्स यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। साथ ही मुथूट फाइनेंस कमज़ोर दिख रहा है लक्ष्मीकांत जी को, और यहाँ पे उनकी बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर इस बीच आप देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, खास तौर से निफ्टी बैंक की। एक एक मिनट में 500-500 पॉइंट्स के आप देखिए मूव दिखा रहा है। जब हम अभी एक मिनट पहले ही शायद आपको बता रहे थे कि क्या रिकवरी है निचले स्तरों से, फिर से पूरी बढ़त गवाता हुआ निफ्टी बैंक का इंडेक्स 600 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी फिजल आउट हो रहा है। ये मूव कैच करना जो है काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए खास तौर से जो है काफ़ी कठिन दिन साबित ये ज़रूर हो सकता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस की ही रणनीति समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स के लिहाज से कहाँ पे ट्रेड के मौके हैं। ये समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। तो लक्ष्मीकांत जी, आपसे ही समझना चाहेंगे आज के ऑप्शंस की रणनीति बताइए। इंडेक्स भी तो काफ़ी वाइल्ड मूव्स हैं, बट क्या स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शंस की रणनीति प्ले करना सेफ होगा? कौन सी रणनीति है आपके पास? जैसा कि मैंने भी बताया कि निफ्टी एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पर है, तो नो डाउट एक पुल बैक मूव के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसी के मद्देनजर मैंने भारतीय एयरटेल चुना है, क्योंकि पिछले कंसिस्टेंट डिक्लाइन के साथ आज मुझे यहाँ पर इनसाइड बार पैटर्न नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें भारतीय एयरटेल में 1660 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। सो क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगर वो अपने पिछले स्विंग लो को होल्ड करता है तो वहां से एक पुल बैक मूव हमें भारतीय एयरटेल में दिखाई सकता है। तो इसीलिए हमें इसको अराउंड 42 के आसपास 1660 के कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए भारतीय एयरटेल को। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 65 का। स्टॉप लॉस हमें रखना है 30 का, और इसका जो लॉट साइज है वो अराउंड 475 का है। तो जो एक्सपेक्टेड रिस्क नजर आ रहा है यहाँ पर वो हमें नजर आ रहा है 5225 का। और अगर हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड पुल बैक मूव मिलता है तो जो हमारा टारगेट जो हमारा जो मुनाफा है वो अराउंड 11,400 रुपीज के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल यहाँ पे आप इसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं इस गिरते बाजार में। एक अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है ऑप्शंस के जरिए तो आप भारतीय एयरटेल पे फोकस करें। इससे दिए रिस्क रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है ये आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एफ&ओ सेगमेंट बेहद रिस्की है और यहाँ पे ऑन एन एवरेज लोगों को नुकसान ही होता है। तो स्टॉप लॉस का तो बाजार में आज लगातार छठे दिन गिरावट है। निफ्टी हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रही है और कॉन्फिडेंस की कमी साफ झलक रही है। निफ्टी बैंक फिर से करीब 950 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। और अगर आप निफ्टी बैंक के कुछ बड़े शेयरों की बात करें तो आईसीसी बैंक में अभी हम देख रहे थे कि 1.5% ऊपर दिख रहा था, फिर से आधे % नीचे ये आके कारोबार कर रहा है। यानी कि उछाल पर बिकवाली हो रही बाजार में, और जो कहते हैं ना कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग होनी, वो उसका साफ साफ अभाव बाजार में दिख रहा है। वो मोमेंटम लगातार शिफ्ट हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब संकट का समय है तो सेफ्टी की तरफ जाना चाहिए। विवेक जी, अगर हमें कोई मान लीजिए पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए अगर किसी को अगर मौके तलाशना हो, 1-2 शेयर जो आपको लगता है कि नहीं सेफ हैं, बढ़िया है, ये लेवल शायद ना मिले अगर बाजार रिकवर हो जाए तो, रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, आपको सही क्या लग रहा है? मिड कैप्स में भी अगर कुछ सही लग रहा है तो वही बता दीजिएगा आप। अभिषेक, देखिए आज एक पॉजिटिव न्यूज आई थी जियो में
की अप्रूवल मिल गया है और एज ए स्पॉन्सर वो लोग अब एएमसी वगैरह चालू कर सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में स्टॉक आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन ठीक है, आपको लग था, आपको आज लोअर दामों में मिल रहा है। इनफैक्ट 331 लो दिखा के अभी 337 चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आज या कल तक वापस रिकवरी दिखा देगा आपको। और नॉर्मल, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल बाजार होता तो ये 10-12 रुपये ऊपर रहता। तो इसको आप देखिए। तो ये हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज से। अब दूसरा स्टॉक अगर मैं देखूं तो इसी का जो पेरेंट है रिलायंस, अब बोनस शायद कल है क्या लास्ट डेट, शायद हाँ आज या कल है कुछ, तो वहां पे आपको मौके दिख रहे हैं वापस। एचडीएफसी बैंक ये अच्छा खासा रिकवरी दिखा के अभी वापस है। गिरा है। जहां पे बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन दिया था एचडीएफसी बैंक, वहीं पे वापस आके आज आपको मिल रहा है। तो इस मौके का तो फायदा उठाना ही चाहिए। ठीक है, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आप मौके का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, बाजार की ये दिग्गज हैं, ऐसा नहीं कि इनके कारोबार में कोई दिक्कत आ गई है। क्या एचडीएफसी बैंक के कारोबार में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या रिलायंस को लेकर कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या भारतीय एयरटेल एलएनटी को लेकर ऐसी कोई दिक्कतें हैं? नहीं। हाँ, आप ट्रेड को लेकर जो स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं ना, उनके लिए मौके ज़रूर बन सकते हैं इन शेयरों में। लेकिन अगर आपको लंबी अवधि के लिए ख़रीदना है तो आप बिल्कुल आराम से ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी फिर से हम देख रहे हैं कि 24,800 के नीचे है, 250 अंकों की कमज़ोरी, और जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो बढ़ गई, चढ़ने वाले शेयरों की संख्या है और कम हो गई। आप देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, मेंट्री, ये 3 शेयर हो गए आपके आईटी वाले। कंजम्पशन से अगर हम बात करें तो आईटीसी है, उसमें हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, टाटा पावर में बहुत तेजी से हमने गिरावट देखी है। श्रीकांत जी, टाटा पावर तेजी से ये शेयर नीचे आए हैं, क्या इसमें शॉर्ट के मौके बन रहे हैं या फिर बाय ऑन डिप्स? हालांकि रिस्की थोड़ा सा है, लेकिन आपकी सलाह क्या होगी? नहीं तो देखिए, जहां पे भी कुछ न्यूज़ फ्लो थे कि फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे और जिसकी वजह से कंपनी में परफॉर्मेंस आ सकता है, उन सभी में भी मैंने देखा है कि कुछ अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, क्योंकि थीमेटिक स्टॉक्स जो होते हैं उसमें ऐसे मौके में कुछ शॉर्ट की पोजीशन बनती है। करंट लेवल्स तो अगर देखा जाए तो आज के दिन में जो इसमें सेल ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड था कि 5% जितना स्टॉक गिर जाए, क्योंकि काफी अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट में स्टॉक था, उसके बाद ये गिरा है। बट अगर मैं कंप्लीट फॉर्मेशन को अगर कंसीडर करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक गिर के वापस एक बार 410, 420 तक भी आ सकता है। तो करंट लेवल से भी 5%, 7% की गुंजाइश है कि ये स्टॉक करेक्शन दे सकता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब जाके इसे खरीदें। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अवॉइड करें। ठीक है, खरीदना है तो आप 420 के आसपास खरीदिएगा। और ये जो शेयर है वायदा में दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है, सबसे ज़्यादा टूटा है वो है वोडाफोन आइडिया, करीब 7% के आसपास की गिरावट है और 3 महीने में ये शेयर आधा हो गया है। जून में करीब 18.5 रुपये के आसपास का भाव था, अब ये 9 रुपये के आसपास आके स्ट्रगल कर रहा है। आज 9 रुपये के नीचे भी एक बार के लिए नीचे आया था, वहाँ से हल्की सी रिकवरी है, 9 रुपये 20 पैसे के आसपास का भाव है। आज क्या टेंशन आई है, क्योंकि लगातार बुरी खबरें आ रही हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, कभी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होती है तो कभी कस्टमर घट जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। आज मुश्किल क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए नई दिक्कत क्या है वोडाफोन आइडिया के लिए? डेफिनेटली अभिषेक, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि लगातार इस कंपनी के साथ दिक्कतें रहती है और आपने कहा कि ग्राहक घटते जाते हैं, तो मुझे तो याद नहीं कब मैंने देखा था कि इस कंपनी के ग्राहक बड़े होंगे, हमेशा घटते ही गए हैं। और आप देखिए, सितंबर हो, अगस्त हो, लगातार हमने घटते हुए देखा है। लेकिन आज की जो परेशानी सबसे बड़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 50 वीक लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जून से अगर आप देखेंगे तो आधा हो चुका है और अब तो ये सिंगल डिजिट का स्टॉक बन चुका है। दरअसल आपको याद होगा, इस कंपनी ने जो स्पेक्ट्रम जीते थे उसके लिए कहीं ना कहीं इनको स्पेक्ट्रम का जो भुगतान है वो करना था, जो बकाया था उसके लिए मॉनिटरिंग दिया गया था। जो मॉनिटरिंग दिया गया था वो दरअसल सितंबर 2025 तक का था, बैंक गारंटी जो देनी थी। और वो मॉनिटरिंग जो है उसके ख़त्म होने के 1 साल पहले इन कंपनियों को या फिर वोडाफोन आइडिया को वो जो बैंक गारंटी है वो जमा करनी थी। और खबर अब ये आ रही है कि बैंक गारंटी
जमा करने के लिए यहाँ पे इनने जो अतिरिक्त समय मांगा था या फिर इन्होंने जो छूट मांगी थी उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया है और इनको कहीं ना कहीं अभी बैंक गारंटी जमा करनी पड़ेगी। अब बैंक गारंटी कितनी है? करीब 24,700 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक गारंटी है जो इन्हें जमा करनी पड़ेगी और ये एक नया सरदर्द है जो कि इस कंपनी के लिए बन गया है, क्योंकि आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो कोर्ट की तरफ से एजीआर का रूलिंग आया था उसमें इनको कोई भी राहत नहीं दी गई थी और इस कंपनी को एजीआर का जो कुल बकाया है वो भी भरना था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर कुल कर्ज जो है वो करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है। नो डाउट कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, एफपीओ कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे वैसे फंड जुटा के अपनी जो मुश्किलें हैं उनको हल करे, लेकिन हमेशा आप देखेंगे हर महीने एक नई मुश्किल जो है वो इस कंपनी के सामने निकल के आ जाती है और अब बैंक गारंटी की जो मुश्किल है वो इस कंपनी के साथ निकल के सामने आ चुकी है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार कंपनी कस्टमर तो गंवा ही रही थी, हालांकि जो रेट था वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार कस्टमर गंवा ही रही है। एक चीज़ अच्छी हुई इस सेक्टर में कि हाल फिलहाल में जो टैरिफ हाइक है वो हुआ है, उसके लेके सेक्टर को लेके थोड़ी बहुत बुलिशनेस ज़रूर आई है, लेकिन इस कंपनी की जो इंटरनल दिक्कतें हैं वो इस कंपनी पे भारी पड़ रही है और इसके लिए हम देख रहे हैं खबरों का सिलसिला जारी है और स्टॉक का भी गिरना लगातार जारी है। जी हाँ वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हाईलाइट करने के लिए कि आज की दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो है वोडाफोन आइडिया के लिए जो मुश्किलों का दौर है वो बरकरार है और अब आप देखिए एजीआर या फिर बैंक ड्यूज़ के भुगतान के चलते जो है ये स्टॉक में वीकनेस है और साथ ही साथ आप देखिए तो पिछले 3 महीने में ये जो स्टॉक है वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा की करेक्शन आ चुकी है। इसके मुकाबले अगर आप फंडामेंटली मजबूत भारती एयरटेल को देखेंगे तो ऐसे गिरते बाजार में भी लगभग 1.5% की तेज़ी जो है ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे बाजार में भी जो कुछ एक सेलेक्ट कंपनीज़ हैं उनको जो है मार्केट रिवॉर्ड करता हुआ दिख रहा है। पर इस बीच एक बार फिर से निफ्टी बैंक पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब 1100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। कुछ समय पहले एकाएक इतना बड़ा स्पाइक हमने आते हुए देखा, मात्र 100 अंकों की गिरावट रह गई थी निफ्टी बैंक में, पर उन स्तरों से आप क्लियरली अब देखिए और भी एक गिरावट बढ़ती हुई और निफ्टी 50 भी फिलहाल डे लो के काफ़ी करीब है। पर चलिए इसी के साथ एक और बार वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि कौन से ट्रेड के मौके कहाँ पर ढूंढें और उनके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, ये भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं कि खबरों के लिहाज से कहां पर दिख रहा है एक्शन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम कहां देख रहे हैं फिलहाल। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। गौरव बताइए। जी हाँ, तो आज अगर हम बात करें खबरों के स्टॉक्स की तो सबसे पहले बात करते हैं नैटको फार्मा की। कहीं पे एक कंपनी का पेटेंट केस चल रहा था यूएस में, जो कि आज जिसके लिए सेटलमेंट जो है वो कंपनी को आ चुका है। कंपनी इसके साथ साथ माइलन फार्मा के साथ एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेगी और इसी के चलते हुए एक अपसाइड जो है वो हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं भारती एयरटेल की। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि कंपनी जो है उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म की है फॉर्टिनेट के साथ और इसके चलते हुए भारती एयरटेल जो है वो एक सिक्योर इंटरनेट प्लान जो है वो लॉन्च करने वाला है एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि एक फास्ट और सिक्योर्ड इंटरनेट प्लान रहेगा और इसके चलते हुए यहाँ पे भी एक अपटिक देखने को मिला। इसके अलावा आज के दिन में कई ऐसे स्टॉक्स थे जो Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर और अपडेट्स के ऊपर काफ़ी बस कर रहे थे और सबसे पहले बात करते हैं उसमें से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अगर हम बात करें इसके अपडेट्स की तो कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग अपडेट जो है वो हमें देखने को मिला था। अगर हम बात करें एडवांसेस और डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला था, बट कहीं पे जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वहाँ पे 92.3% का ही नंबर जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया इस क्वार्टर में, जो कि 96% पे था और इसके चलते हुए एक प्रेशर जो है वो हमें इस काउंटर में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अगर इसकी बात करें तो कहीं पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने को मिला था। एडवांसेस जो है वो कहीं पे 5.9% से बढ़े हैं सीक्वेंशियली, जबकि डिपॉजिट जो है वो 12% से बढ़े हैं। इसमें अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो कहीं पे कासा डिपॉजिट जो है वो 10.9% से बढ़े सीक्वेंशियल बेसिस पे और इसके चलते हुए एक अपटिक जो है हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स की, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा अपडेट हमें देखने को मिला कंपनी की तरफ से, जो Q2
Q2 के नंबर्स है वो कहीं पे जो प्री सेल्स नंबर्स है वहाँ पे 21% का एक अपसाइड देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि 45 एकर्स की जगह जो है वो उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्वायर की है। इसके चलते हुए ब्रोकरेज की तरफ से भी एक बुलिश व्यू देखने को मिला, जहाँ पे नमूरा ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1600 रुपीज़ का दिया था। और इसके बाद हमने देखा एक थोड़ा पॉजिटिव अपटिक इस स्टॉक पे भी हमें देखने को मिला था। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र काफ़ी बनी रही, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स में आज के दिन में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आपके फोकस में हैं। आज हम देख रहे हैं कि जैसी खबरें आई हैं वैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक काम करते हैं, 3:17 हो गए हैं। एक बार ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ST BT और अगर संभव हो तो BTST कहाँ पर हैं। श्रीकांत जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कहाँ पर मौके बनेंगे अगर किसी को कल के सत्र के लिए कुछ ट्रेड करना हो तो देखिए, वैसे मार्केट में जो ट्रेंड बना है वो काफी वॉलेटाइल है, बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि पिछले 2 घंटे से अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने 700 को अटेम्प्ट किया और मल्टीपल टाइम्स इसने वापस 800 के लेवल्स को क्रॉस किया है। तो थोड़ा बाउंस बैक डेफिनेटली बन सकता है, और अगर ये बाउंस बैक बनेगा तो मुझे लगता है कि उन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए जहाँ पे कुछ मोमेंटम है। स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर मोमेंटम है तो नेशनल एल्यूमिनियम मेटल कमोडिटीज में फोकस करना है, तो मुझे लगता है कि नैल्को पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 214-215 के करीब की क्लोजिंग है। वैसे ये देखा जाए तो काफी अच्छी टेक्निकल ब्रेकआउट में है, और अभी के करेक्शन में भी ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है वो काफी माइनर करेक्शन है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि नैल्को को लॉन्ग करे 214-215 में। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 209, यानी 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 225 से लेकर 230 के, तो 230 का टारगेट पकड़ के चले और करंट लेवल से नैल्को को खरीदें। ठीक है, 230 के टारगेट के लिए नाल्को को आप खरीद सकते हैं। श्रीकांत जी, HDFC बैंक जहां से चला था और 1800 रुपए के करीब गया था, फिर से वहीं लौट के आ गया, यानी कि 1600 से 1650 वाली रेंज में, या फिर हम ये कहें कि 1600 से 1625 की रेंज में। हालांकि पिछली बार जब 1600 के आसपास था तो इस सपोर्ट को बहुत बखूबी डिफेंड किया था HDFC बैंक ने। क्या आपको लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सा लंबा व्यू लेके, अगर मान लीजिए हम पूरे के पूरे अक्टूबर सीरीज के लिए भी HDFC बैंक ले ले, तो एक सही मौका इसमें बन सकता है, या फिर एक बार स्थिरता आ जाने दें उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना है इसमें? नहीं, देखिए, वैसे हमें लगता है कि जो मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो काफी स्ट्रांग है। हम जो करेक्शन देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में करेक्शन देख रहे हैं, और थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ी है। साथ ही साथ जो FI की जो सेलिंग चल रही है वो ETF में चल रही है, इसी वजह से ये सब बड़े स्टॉक्स करेक्शन में आ चुके हैं। काफी अच्छी रैली के बाद बड़ा करेक्शन हुआ है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर मध्यम से अगर लंबे अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल करंट लेवल से थोड़ा खरीदे, ग्रेजुअली आपको खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वन गो पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो यस, पार्शियली इन लेवल पे आप इन्वेस्ट कीजिए, पार्शियल थोड़ा और करेक्शन आने दीजिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से लेकर 1550 तक काफी अट्रैक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि 1550 के नीचे स्टॉक कुछ सस्टेन कर पाएगा, वापस से रिबाउंड देखने मिलेगा, और हायर लेवल्स पे एनी टाइम वापस से 1800-1850 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिल्कुल दमखम है आपने जो कहा। मुझे भी लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम अगर मध्यम अवधि का नजरिया रखते हैं या लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो इन्हीं लेवल से खरीद दें, और साथ ही साथ कुछ करेक्शन आएगा तो और कुछ ऐड करें। ठीक है, HDFC बैंक 1600 से 1550 के बीच में काफ़ी आकर्षक लगता है। आप इसमें चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं, या फिर स्ट्रैगर्ड मैनर में, यानी कि हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी सी आप बाइंग कर सकते हैं। कुछ और शेयर जरा चेक करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक और एक्सपर्ट किरण जानी हमारे साथ हैं। किरण जी, बहुत शुक्रिया। हालांकि 10 मिनट का ही समय रह गया है बाजार में शेष आज की क्लोजिंग होने में, लेकिन एक काम करते हैं, पहले आप ये बता दीजिए कि इस लेवल पर आपको कहां पर ट्रेड के मौके लग रहे हैं। किरण जी, क्या ट्रेड करना है, और उसमें आप BTST या फिर STBT की अगर रिकमेंडेशन कोई हो तो वो भी जोड़ दीजिएगा। सो ओवरऑल अगर मार्केट की हम बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह का करेक्शन हमने देखा है, एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और जो वोलेटिलिटी लास्ट 1 आवर में 1 आवर में हमने देखी है, ये एक इंडिकेशन भी है। जनरली इस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में या तो हम टॉप पे होते हैं या तो बॉटम में होते हैं, तब बनाते हैं। इंट्राडे चार्ट्स देख के या तो शॉर्ट टर्म चार्ट देख के तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि हम टॉप पे है, कहीं ना कहीं हम बॉटम के ऊपर है और मोमेंटम
इंडिकेटर ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं। सो जो ट्रेड्स है वो BTST ट्रेड्स ही है। आज पूरे दिन हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो IT इंडेक्स है वो काफी अच्छे से मार्केट को संभाले हुए थे। तो IT इंडेक्स के अंदर से या तो IT सेक्टर के अंदर से इन्फोसिस हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो इन्फोसिस यू कैन गो लॉन्ग, 1930 के आसपास की क्लोजिंग है या तो करंट मार्केट प्राइस सॉरी चल रहा है। सो 1960 के टारगेट के लिए आप इन्फोसिस लॉन्ग कीजिए, 1914 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। तो इन्फोसिस काफी अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ मार्केट में जिस तरह का ओवरऑल करेक्शन या तो ओवरऑल वोलेटिलिटी देखने को हमें मिल रही है, हमें लग रहा है कि लार्ज कैप के साथ हमें उतरना चाहिए यहाँ पे। सो एक और लार्ज कैप स्टॉक्स है, साथ ही साथ वो डिफेंसिव स्टॉक्स भी है ITC। सो ITC इट्स ऑल्सो अवेलेबल एट इस प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल। हमने लास्ट वीक में देखा कि रीटेस्ट किया है उसने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को और अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को। आज हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग हुई और सुबह से गैप को संभाले हुए है। तो ITC आप कहीं ना कहीं 510 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 525 तक के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हो और 504 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट हमें लग रहा है कि बिकॉज RBI की पॉलिसी भी कल से स्टार्ट होने वाली है, सो कल परसों थोड़ा वोलेटिलिटी ट्रिम डाउन होगा और यहाँ से पोटेंशियली एक रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमें BTST ट्रेड्स ढूंढनी चाहिए। इन्फोसिस यहाँ पर आप नज़र रखिए, और इन्फोसिस खास तौर से क्योंकि आज सुबह से जब से मैं भी शो कर रही हूँ तो 3 हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के रेडार पे इन्फोसिस का काउंटर आया है। और पूरे IT स्पेस में हालांकि आज मोमेंटम है, सपोर्ट है, पर इन्फोसिस कुछ तो अच्छा डेटा बिल्डअप ज़रूर हो रहा होगा जो कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप भी इस पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। पर आगे बढ़ेंगे और अगली खबर RBI के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियमों से जुड़ी हुई है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने इंडस्ट्री की राय का समर्थन करते हुए ड्राफ्ट के प्रस्ताव में संशोधन के लिए कहा है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, मंत्रालय से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय ने RBI के ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स के ऊपर जो इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट है उसका समर्थन किया है। इनफैक्ट वित्त मंत्रालय का ये मानना है कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल है उसमें जरूरी संशोधन किया जाए ताकि इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा दबाव न पड़े। सूत्र हमें बता रहे हैं कि DFS ने जो उसे कंसर्न है वो ऑलरेडी RBI के समक्ष उठाए हैं और तमाम फीडबैक के बाद, कंसल्टेशन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि DFS ने इस बात का सुझाव दिया है कि जो 5% प्रोविजनिंग नॉर्म्स की जो बाध्यता है उसमें संशोधन करने की जरूरत है, उसमें ढील देने की जरूरत है। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स ने वित्त मंत्रालय को भी इस मसले पर संपर्क किया था और जिसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो 5% मैंडेटरी प्रोविजनिंग का जो नॉर्म्स है उसके वजह से बैंकों के बैलेंस शीट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, लिहाजा इसमें राहत देने की जरूरत है। और इंडस्ट्री का जो व्यू पॉइंट है उस मसले पर वित्त मंत्रालय भी सहमत है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने पहले ही अपने कमेंट्स RBI को सौंप दिए हैं और वित्त मंत्रालय ने भी जो कंसर्न है वो RBI के समक्ष उठाए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय का ये भी मानना है, DFS का ये भी मानना है कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है वो इंडस्ट्री के लिए डिसइंसेंटिव हो सकता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। लिहाजा इसमें जरूरी बदलाव किए जाए ताकि जो क्रेडिट फ्लो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको सुनिश्चित किया जा सके। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले एक और बैठक जो है वो DFS और RBI के बीच में हो सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के आखिर तक जो फाइनल जो गाइडलाइंस हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से संबंधित वो RBI जारी कर सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये पूरी खबर और पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये खबर एक ड्राफ्ट प्रस्ताव को लेकर बदलाव के लिए जो वित्त मंत्री की तरफ से पूरी टिप्पणी आ रही है उसको लेकर प्रकाश ने हमें जानकारी दी। पर इस बीच एक बार फिर से हम मार्केट्स पे नज़र डालें तो हल्की रिकवरी का अटेम्प्ट ज़रूर कर रही है दोनों ही इंडेक्स पर। कुछ ज़्यादा जो है निचले स्तरों से रिकवरी तो नहीं आई है, पर इस बीच कुछ एक काउंटर्स थोड़े समय पहले जो थोड़े से सुधरे थे वो अपने आप को होल्ड करने में कायम है। एक बार किरण जी आपसे M&M पे राय लेना चाहेंगे क्योंकि पिछले 1-2 दिन से इस काउंटर की भी पिटाई हो रही थी, पर अभी फिलहाल 1.5% की मजबूती दिखा रहा है ये स्टॉक। क्या डेटा बिल्डअप के लिहाज से यहाँ पे कोई BTST आइडिया लेना चाहिए या अभी थोड़ा सा बचे? तो अगर आप 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखोगे या 15 मिनट का देखोगे तो वहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, साथ ही साथ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। डेली प्राइस के ऊपर आप देखोगे तो उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था उसको उसने रीटेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो M&M नहीं, काफी सारे ऑटो सेक्टर
या तो ऑटो स्टॉक से जहां पे हम रिवर्सल देख रहे हैं कंटिन्यूसली मैटर ऑफ आरबीआई पॉलिसी के, वहां पे चांसेस है कि हम रेट कट देखें, तो जिससे ऑटो के अंदर एक अच्छा खासा टेलविंड है वो फंडामेंटल। तो मेरे हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। आज का जो डे लो है वो दैट विल बी द रिवर्सल लेवल, तो वही स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 2980 2990 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कीजिए, नो डाउट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो 2980 के स्टॉप लॉस के साथ एमएनएम आप बाय ऑन डिप्स या तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। एमएनएम थोड़ा सा यहाँ पे आप नज़रिया ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए गिरते बाजार में भी ये स्टॉक अपने आप को 3000 के ऊपर जो है होल्ड करने में कायम है। आज अगर हम देखें तो जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं उनमें एक भारी पिटाई ज़रूर हुई है, जिसमें कि बैंकिंग नेम्स भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि एसबीआई को अगर आप देखें तो 3% से ज़्यादा का कट जो है फिलहाल आपको एसबीआई में दिखेगा। एक बार श्रीकांत जी, बैंकिंग स्पेस पे क्या नज़रिया है? कोई स्टॉक जो कि आपको थोड़ा सा और कमज़ोर होता हुआ दिख रहा हो, और क्या यहाँ पे अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से कोई शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो क्या ये सही रहेगा फिलहाल? देखिए, तो अगर यहाँ पे अगर कुछ बैंक स्टॉक्स में अगर वीकनेस अगर तलाशनी है तो मुझे लगता है कि काफी सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब करेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि काफी बड़ा फॉल हमने आज के दिन में बैंक स्टॉक्स में देखा है। स्टेट बैंक फॉर एग्जांपल 765 के वापस इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आया है, उन्हीं लेवल्स के करीब रुका हुआ है। और चूंकि लगता है कि ये रिबाउंड आ सकता है मार्केट में, एक शायद बाउंस बैक आ सकता है, तो मैं कहूंगा कि सेल ऑन रैली या सेल एट रैली का हमें व्यू रखना चाहिए, ना कि करंट लेवल पे एग्रेसिव होकर कुछ शॉर्ट करना चाहिए। बट यस, मैं कहूंगा कि इंडसइंड बैंक वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक थोड़ा वीक है ओवरऑल फॉर्मेशन में, और अगर यहाँ पे अगर कोई रिबाउंड अगर मिलता है तो मैं कहूंगा कि 1400 के करीब इसे शॉर्ट किया जा सकता है। अभी 1350-55 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1400 के करीब स्टॉप शॉर्ट कीजिए, 1440 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स जो नजर आते हैं वो रहेंगे तकरीबन 1200 रुपए के। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि इंडसइंड बैंक में कुछ वीकनेस है, अदरवाइज एंड वो भी हमें सेल ऑन रैली का एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके शॉर्ट करना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कई सारे स्टॉक यहाँ से कुछ रिबाउंड दिखा सकते हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक में थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है। क्विकली फटाफट श्रीकांत जी आप जरा एक व्यू दीजिए, कोफोर्ज अगर किसी ने लॉन्ग किया है, लॉन्ग लेके जाए? बिल्कुल, तो देखिए कोफोर्ज हमें लगता है कि बिल्कुल लॉन्ग करके जाना चाहिए। काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है और कई दिनों के एक रेंज के कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट बना है, तो ये स्टॉक कम से कम 7450 7500 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है या लॉन्ग रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाजार बंद होने में 1 मिनट से भी कम का समय रह गया है। आज जो ज़्यादा गिरावट वाले शेयर रहे हैं ना, उसमें हाल ही में लिस्टेड कुछ कंपनीज हैं, उनका भी नाम शामिल है। बजाज हाउसिंग एक बार दिखाइए, करीब 10% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। मतलब लिस्टिंग की अगर बात करें तो 15-17 पहले ये शेयर लिस्ट हुआ था, लेकिन बजाज हाउसिंग लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है शेयर में, और अब 135 रुपये के आसपास ये शेयर आके ट्रेड कर रहा है। कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो उसमें आप देखिए अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज 3 से 4% के आसपास की गिरावट। एनर्जी में एनटीपीसी, कोल इंडिया यहाँ पर 3% की कमजोरी। बैंकिंग में एक्सिस बैंक, एसबीआई 2.5 से 3% की कमजोरी यहाँ पर। और मेटल में भी थोड़ा थोड़ा रिवर्सल जरूर है, क्योंकि हिंडाल्को हम देख रहे हैं कि 2.5% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक फिर से अपने उसी रेंज में आ गया है, 1600 सवा 1600 की रेंज में 2% की कमजोरी के साथ ये भी शेयर क्लोजिंग देने को तैयार है। लेकिन जहां पर स्ट्रेंथ रही, आज उन स्ट्रेंथ वाले शेयरों को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको काफी पहले आगाह कर दिया था। एमएनएम हो या फिर आईटीसी हो, इन्फोसिस हो, इन तमाम शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए आज दिन भर बाय की रिकमेंडेशन आती हुई देखिए, और उसके अनुरूप इन शेयरों ने अपना प्रदर्शन भी दिखाया है। लेकिन कमजोरी वाले कुछ और शेयरों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया लगातार प्रेशर, 9 रुपये के आसपास आज ये क्लोज करने जा रहा है। टाटा पावर पीएफसी 5% से ज़्यादा की गिरावट। सेल का शेयर भी आज 5% टूट गया। हालांकि अगर आप मेटल को देखेंगे तो मेटल में जो रैली हाल फिलहाल हुई है उसमें सबसे कमज़ोर प्रदर्शन सेल का ही रहा है। इसके अलावा टाटा केमिकल, ये शेयर भी 1100 रुपये के ऊपर निकला था, लेकिन नीचे आ गया है शेयर। ये अब 5% की गिरावट के साथ आज ये क्लोजिंग देने जा रहा है। इसके अलावा हिंद कॉपर, टाटा कम्युनिकेशन, बलरामपुर चीनी, ये कुछ और शेयर है जहाँ पर हमने 4 से 5% के आसपास की गिरावट देखी है। तो कुल मिलाकर 200 अंक नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है करीब करीब,
और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 850 अंकों के आसपास की गिरावट हमने देखी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कॉन्फिडेंस को शेक करने वाला 325 शेयर तेजी वाले, और उसके मुकाबले 2368 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो लगातार छठा सत्र आज कमजोरी का, और इन 6 सत्रों में निफ्टी 1400 अंक नीचे आ गया है और 24,000 आज 700 का भी इंट्राडे में हमने लेवल ब्रेक होते हुए दिखा। तो वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन अगर लेवल के हिसाब से देखेंगे तो आज की क्लोजिंग 24,700 के ऊपर, 750 के ऊपर, 800 के ऊपर। अगर लोअर लेवल से देखेंगे तो आपको वैसे ठीक दिखेगी, अदरवाइज मूड ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी जो अमेरिकी बाज़ारों में अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कमज़ोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी। करीब करीब 195 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 42,451 के आसपास के लेवल आपको दिखेंगे। तो एक कमज़ोर सत्र, अच्छी खबरों का बाज़ार में अभाव, बुरी खबरों की बहुतायत, और ये इन सारी चीज़ों के बीच में एफआईज की बिकवाली लगातार जारी है। आज देखते हैं कि आज किस तरह के आंकड़े आते हैं एफआईज की तरफ से। वैसे जो लॉन्ग होल्डिंग है, जो 80% 81% पर चली गई थी, वो घट के 60% पर आ गई है। शायद हो सकता है कि आज के डेटा जब शाम को आएंगे, रात तक आएंगी, तो उसमें आपको पिक्चर और साफ हो जाएगी, शायद वो और कम हो जाए। लेकिन चाइना एक तरफ, चाइना की रिकवरी, एफआईज की बिकवाली, मिडिल ईस्ट की टेंशन, एफएनओ को लेकर नए रेगुलेशन, ये चौतरफा चीज़ें मूड खराब कर रही हैं। तो ये शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रीकांत जी आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, किरण जी आपका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले श्रीकांत जी कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे?